नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग का सियासी मसला हमेशा सुर्खियों में रहा है। ताजा मामला केजरीवाल सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मिले अधिकार मामले पर सुप्रीम फैसले से मिली बड़ी जीत का जश्न मनाया ही जा रहा था कि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए से पलट दिया और एक बार फिर से दिल्ली के सीएम की बजाय दिल्ली के एलजी सुपर बॉस बन गए हैं। इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इस अध्यादेश का आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों ने विरोध किया है। अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश को लाकर ऐसा लगता है कि जनता और देश के साथ ये भद्दा मजाक है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार देश की सर्वोच्च अदालत को सीधी चुनौती दे रही है। यह भी कहा कि आप यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश दे, हम यानी केंद्र सरकार उस आदेश पर अध्यादेश लाकर उसे पलट देंगे। अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया के बीच दिल्ली के 6 बीजेपी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र के पास जरूरी ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है और यही कारण है कि केंद्र इसे लाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने का डर है। वह दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस के बहाने अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकजुटता की तैयारी में जुट गए हैं। इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी इस ऑर्डिनेंस को बिल की तरह लेकर सदन में आएगी और अगर उस वक्त सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो इस ऑर्डिनेंस को कानून बनने से रोका जा सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी दलों के लिए 2024 चुनाव से पहले ये एक सेमीफाइनल जैसा है। अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश को सेमीफाइनल के तौर पर क्यों देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही सवाल ये भी कि क्या इस ऑर्डिनेंस के बहाने विपक्ष एकजुट होता नजर आएगा, इस पर बड़ा मुद्दा में चर्चा करें। लेकिन उससे पहले विपक्षी एकजुटता पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उससे सुन लेते हैं। नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, 5 जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। केजरीवाल को आपने सुना कि इस प्रकार की स्थिति में हमारे साथ नीतीश कुमार भी हैं और तमाम विपक्ष के उन नेताओं को, उन दिग्गजों को साथ लेने का प्रयास करेंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये अध्यादेश जो है, इसको लेकर ये माना जाता है कि लोकसभा की जहां तक स्थिति है तो वहां तो बीजेपी को दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में जो बीजेपी के सांसदों की संख्या है, जो तादाद है, वो कम है। और इसको लेकर राज्यसभा में क्या चुनौती बीजेपी के सामने आ सकती है, उस पर ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 है। ये अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के लिए 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है। लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोकसभा में आसानी से अध्यादेश पारित हो जाएगा, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन राज्यसभा में अध्यादेश को पारित करवाना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत से सदस्य संख्या 8 कम है। ऐसे में एनडीए को दूसरे दलों से मदद की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में अध्यादेश को रोकने का केजरीवाल प्रयास करेंगे।
लेकिन एनडीए को छोड़कर पूरे विपक्ष को साथ आना होगा, ये तभी संभव हो सकता है। तो ये स्थिति है। राज्यसभा में जरूर बीजेपी को मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत संख्या का आंकड़ा पूरा है, वहां कोई समस्या नहीं आ सकती। लेकिन राज्यसभा में जो स्थिति है उसमें थोड़ा चिंता करने की जरूरत जरूर है बीजेपी को। पर क्या सभी विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको अरविंद केजरीवाल साथ ला पाएंगे? क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि यहां अगर स्थिति बीजेपी के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है तो ये उस प्रकार के हालात बन जाएंगे जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहां कोई चुनौती विपक्ष पेश कर पाएगा? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भदौरिया साहब स्वागत है। चंद्रमोहन सिंह मेरे साथ है, कांग्रेस नेता। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत है आपका। अतहर जैदी हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। जैदी साहब बहुत स्वागत है आपका भी। सोमवीर सौरान, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। सोमवीर जी आपका बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं पहला सवाल अतहर जैदी साहब आपसे करना चाहूंगा। इस अध्यादेश पर तो चर्चा खूब हो चुकी है, बहुत ज्यादा विस्तार से जाएंगे तो, लेकिन मुख्य मुद्दा उस पर बात करना जो है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। अब इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी का एक प्रयास है कि जो अध्यादेश जिसको आप लोगों को लगता है कि गलत लेके आई है, उसके खिलाफ आप विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। कितना साथ आप लोगों को मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है, और क्या लगता है सारा विपक्ष एक साथ आ जाएगा इस अध्यादेश के खिलाफ? नहीं, देखिए, आप जैसे इस अध्यादेश के आने के बाद जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने आके मुलाकात की माननीय अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली उनके निवास पे, और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि इस अध्यादेश को राज्यसभा में पास ना होने देने के लिए हमारी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। और यहाँ पे मुद्दा देखिए, यहाँ मुद्दा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आप संवैधानिक तरीके से कोई प्रक्रिया है उस पर हथौड़ा चलाने का काम करेंगे, जब संवैधानिक पीठ ने 5 जजों की बेंच ने 5-0 से कोई फैसला दिया, उसको चेंज कर दिया आपने एक अध्यादेश लाके, उसके लिए कौन कौन से दल इस देश में ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल के और इस अध्यादेश को पास ना कराने के साथ आम आदमी पार्टी के कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, उसके लिए हमारी अपील है। मैं भी आपके स्टूडियो में बैठ के यहाँ से कोई वादा नहीं कर सकता कि कितने दलों को हम साथ ला पाएंगे या पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हम अपील सबसे करेंगे, हम सबके पास जाएंगे और हम अपील उनसे ये करेंगे कि आप संवैधानिक प्रक्रिया को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए और कोशिश करिए कि ये जो अध्यादेश लाके ये कोशिश की गई है कि एक 5 जजों की जो एक पीठ ने फैसला 5-0 से दिया था और सारे अधिकारों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया था, वो जो दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने की कोशिश की गई है, उसमें आप हमारा साथ दीजिए। तो देखिए, अब हम तो सबके पास जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी से भी मिलेंगे, शरद पवार जी से भी मिलेंगे, आज ममता जी से मुलाकात हुई है, और भी नेताओं से आगे मिलेंगे। तो हम तो सबसे अपील करेंगे, अब कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, आपको लगता है कि अभी आप इसको लेकर पूरी तरह से साफ नहीं है कि साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपका प्रयास ये कि इस अध्यादेश के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट हो। मैं अब कांग्रेस से बात करना चाहूंगा। चंद्रमोहन सिंह जी, इस पूरे मामले पर नजर तो कांग्रेस पार्टी की भी है और अरविंद केजरीवाल का प्रयास ये है कि सारा विपक्ष साथ आ जाए। अब कांग्रेस का रुख जो है वो इस पर किस तरीके का रहेगा? क्या साथ आएंगे, साथ मांगा जाएगा तो साथ आएंगे, या अपनी मर्जी से भी आप लोग साथ आने के लिए तैयार हैं? देखिए शमशेर जी, एक तो चंद्रमोहन शर्मा है, वो थोड़ा ठीक करवा दिए, चंद्रमोहन सिंह लिखा हो। जी ठीक है, माफ कीजिए, चंद्रमोहन शर्मा कर दीजिए नाम को। टेक्निकल टीम नाम को चंद्रमोहन शर्मा कर दीजिए। जी देखिए, आपका प्रश्न में जो आपने पूछा उसका विपक्ष क्या करेगा, ये तो भी तय करेगा कि किस तरह की रूपरेखा होती है और इस पे क्या डिसीजन आता है। लेकिन कुछ प्रश्न जरूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब जरूरत हो और आप जरूरत के समय उस विषयों को उठाओ तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में कई प्रश्न उन्होंने अपने आप में खड़े कर दिए। जब किसान कानून के ऊपर विपक्ष को जरूरत थी तो वो भाजपा के साथ खड़े थे। जब उपसभापति के चुनाव के लिए विपक्ष को जरूरत थी तो वो तब किसी और पाले में खड़े थे। ठीक उसी तरह से राजीव गांधी जी के जब भारत रत्न के लिए विरोध किया तो कहीं और किसी सिस्टम को लेके गए, जबकि वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी ये विषय विचाराधीन रहेगा, क्योंकि विपक्षी प्रश्न की बात है तो उसके लिए देखा जाएगा आगे क्या कंडीशन बनती है और किस तरह से इसके ऊपर सुचारू रूप से सब बैठ के आपस में मंथन करते हैं और बात करते हैं। लेकिन हाँ, जरूर ये क्लियर सी बात है कि अगर
कुछ लोग अपने फायदे के लिए राजनीति के अंदर जरूरत पड़ने पर दोस्तों को दोस्त बनाना चाहें और वक्त पे बदल जाएं, तो जब उनको जरूरत पड़े तो फिर उनको भी सामना करना पड़ सकता है। ये आम आदमी पार्टी को एक मेरी सलाह है जो अपनी गिराबान में झांकना चाहिए। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूंगा चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने मतलब के लिहाज से इस प्रकार की बात रखती है, पर क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये अध्यादेश जो है वो पास नहीं होता है, जो बिल के तौर पर इसको पेश किया जाना है राज्यसभा में, तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा? और ये तो आप भी चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। तो ऐसे हालात में कई बार होता है कि जब कोई सामने वाला बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी है, लेकिन उसको हराने के लिए जो 2, 4, 5 दल इकट्ठा होकर अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, सियासत में होता है। आप कह रहे हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, स्थिति क्या होगी, लेकिन ये तो एक ऐसा मसला है जिसके लिए आप लोग भी चाहेंगे कि बीजेपी को शिकस्त दी जाए। देखिए, बिल्कुल शमशेर भाई, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि ये हम चाहेंगे, लेकिन फिर बात आती है कि आज दिल्ली की तरफ अगर आप देखो तो दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियां, जो पहले एमसीडी के अंदर भाजपा रही और आज दोनों के अंदर आम आदमी पार्टी है, लेकिन दोनों ने अपना वक्त पूरी तरह से इस तरह की तू महमा और गतिरोध में निकाल दिया, लेकिन जनता की मुद्दों की बात किसी के दोनों के पास नहीं है आज। तो गतिरोध के ऊपर हमें ध्यान रहेगा, हमारी नजर हमारे बड़े नेताओं की इस चीज के ऊपर है, जो पार्टी का आगे डिसीजन आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन विषय वही है कि अब आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम बनेगी, बी बनी रहेगी या विपक्ष की भूमिका के अंदर आएगी, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। ये तय करना पड़ेगा। जो आप लोगों को एक अंदेशा रहता है चंद्रमोहन शर्मा, नीति बदल जाती है, आप लोगों का अंदेशा रहता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, असम में ले लीजिए, कर्नाटक में लीजिए, गोवा में ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए जी, कहां पर भी इन्होंने जहां इलेक्शन, ठीक है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने अपने लिहाज से चुनाव तो लड़ती। चंद्रमोहन जी, इसको लेकर बात में करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया से। भदौरिया साहब, राज्यसभा में स्थिति थोड़ी सी आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी, पर ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल भी होने वाली है। लेकिन स्थितियां क्या रहेंगी 24 के चुनाव में वो अलग विषय, लेकिन अध्यादेश को इस बार जो सदन में सत्र में पास कराने के लिए, बिल लाने के लिए प्रयास तो रहेगा सरकार का, और ऐसे हालात में राज्यसभा में आप लोगों के सामने चुनौती हो सकती है। हालांकि अभी विपक्ष ये जरूर कह रहा है, कांग्रेस अपनी अलग बात रख रही है, आम आदमी पार्टी अलग बात रख रही है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को शिकस्त देने के लिए सब लोग साथ आ जाएं। शमशेर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री के जो पावर होते हैं, जो वही सेम वहां का जो एलजी होता है उसके होते हैं, पूर्ण अधिकार नहीं होता, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जहां आप देखिए कि देश का राष्ट्रपति भी रहता है, देश का प्रधानमंत्री भी रहता है, सभी देशों की एमएनसियां भी यहाँ पर हैं, देश की राजधानी भी दिल्ली है। और ऐसी जगह पे अगर कोई ऐसा शासक बैठ जाए कि जो अपनी तानाशाही करे, अपनी तानाशाही में और झूठ बोलने में इतना बड़ा माहिर हो कि झूठ के अलावा वो सच कभी बोलता ही नहीं हो, पल पल पे वो गुलाटे मारता हो, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में तेज हो, तो ऐसा शासक अगर बैठ जाए तो सोचिए कि केंद्र जहां राजधानी है उसका ये क्या हाल बना देंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो इन्होंने 105 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगाए, एक पत्रकार ने सिर्फ उनकी सच्चाई दिखा दी तो उसको गिरफ्तार कहाँ कराया? पंजाब में। उसने रिपोर्ट दिखाई दिल्ली में और उसको गिरफ्तार करा दिया पंजाब में। तो जहां ऐसे लोग बैठ जाएंगे इस तरह की मानसिकता पाल के, तो उनके ऊपर इस तरह का अध्यादेश तो ये दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। लेकिन भदौरिया साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों पर आरोप भी लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, चाहे जितने भी नेता हैं, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की सरकार को उसके हिसाब से काम करने दिया जाए, ट्रांसफर करने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलट दिया अध्यादेश लाकर, तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप लोग सुप्रीम पावर से ऊपर हो गए हैं? शमशेर जी, इससे पहले भी दिल्ली में सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार ने 15 साल शासन किया है, हमारी भी सरकारें रही है।
आज जो स्थिति आप देख रहे हैं 8-9 साल से बनी, ऐसी कभी नहीं बनी, क्योंकि वो लोग मिलजुल के काम करते थे, मिलकर समस्या दिल्ली की हल करते थे। शीला जी ने 15 साल कार्य किया, कभी ऐसी समस्या नहीं आने दी। शीला जी के किए हुए काम आज भी दिखाई देते हैं, मगर ये जब सरकार जब से आई है, आप देखिए क्या हाल दिल्ली का बना दिया है। दिल्ली जमुना इतनी गंदी कर दी है, पीने का पानी किसी को मिल नहीं रहा है, पॉल्यूशन साफ कर ठीक है नहीं कैप्टन पाए। साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के लिहाज से बात कर रहा था। ये आरोप प्रत्यारोप आप करते रहते हैं, वक्त मुझे ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों ने उस फैसले को ही पलट दिया जिसमें अधिकार दे दिया था दिल्ली सरकार को? उस पर बात कीजिए जरा। नहीं, ये देखो, सरकारों का ये सरकारों का अधिकार होता है कि सरकार जहां उचित समझे तो वो अपने हिसाब से न्यू फॉर्मेट ला सकती है। ये सरकारों का अपना अधिकार है, अधिकार से बाहर नहीं है। अगर उन्हें लगा कि ऐसा यहाँ अगर हो गया तो ये दिल्ली बर्बाद होने से बचेगी नहीं, तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। और इससे पहले हो चुके इस तरह के जो है ना अध्यादेश लाए गए हैं, ये पहली बार नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है सरकारें अपने हिसाब से सूझबूझ के साथ, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में, ठीक है, सूझबूझ के साथ इस तरह के अध्यादेश आते हैं। सौम्य शरण जी, आपसे बात में करूंगा। आपने तीनों पार्टियों को सुन लिया, कानूनी पहलू भी इसका समझने का प्रयास करेंगे और राजनीतिक तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप दोनों ही भूमिका निभाते हैं जब भी चर्चा में जुड़ते हैं। अध्यादेश के कानूनी पहलू पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, और जो इस वक्त सियासी इस पूरे प्रकरण पर हम देख रहे हैं बयानबाजियां, वो क्या इशारा कर रहे हैं? केजरीवाल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, कांग्रेस खुलकर साथ नहीं आ रही है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो जाएगी अगर ये अध्यादेश लेकर नहीं आया जाता तो। देखिए शमशाद जी, हम इस इशू को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम दो तरीके से देखें, दो एंगल से देखिए इसको। एक तो राजनीतिक नैतिकता और दूसरा कानून। जहाँ तक राजनीतिक नैतिकता का सवाल है, ये तो पार्टियों में बची हुई है नहीं, आप किसी से कोई एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। जिसको जहाँ पे फायदा नजर आता है पॉलिटिकल, वो बाद में हो ना हो, बट उस टाइम एट ए टाइम जो कुछ ठीक लगता है, उनका लगता है, आगे पावर में आने का लगता है, वोट का फायदा होता है या कोई दूसरी चीजें हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो इस नैतिकता को तो फिलहाल कर देते हैं एक तरफ। मैं आता हूँ कानूनी पर। कानूनी का जहाँ तक सवाल है, अध्यादेश लाया जा सकता है जब सेशन ना चल रहा हो, कोई अर्जेंसी हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। और बहुत टाइम लिया गया, कोई सैकड़ों से ज्यादा बार, 3 फिगर से ज्यादा बार ये आ चुके हैं आजादी के बाद। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबनो केस में मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में दिया था कि भाई मुस्लिम महिला को एंटाइटल है मेंटेनेंस, जैसे हिंदू को औरत को है, महिला को है। इसी तरीके से तो उसको पलट दिया था कट्टरपंथी के चक्कर। और रिसेंटली आप आज ये SC एक्ट का भी पिछले दिनों था, SC एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जो कानून है उसी हिसाब से, जैसे फौजदार तो लगा दिया था, कर दिया था, क्योंकि इंक्वायरी होगी तब उसको अरेस्ट करोगे। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन पहले नहीं था, उसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक एक्ट में नहीं था। और दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था वो क्लास 0 जो होना था, ये चीजें सारी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी थी, उसको ऑर्डिनेंस लाके और कानून बनाया था। रिसेंटली है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में एक और उदाहरण आपको और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे सकता हूँ, ये 138 एक्ट है, ये जो चेक से रिलेटेड, साधारण भाषा में कह लीजिए चेक से रिलेटेड जो बॉन्ड हो जाते हैं, इसमें ज्यूरिडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइटेशन दी कि जहाँ पे बैंक जिस बैंक में डिसऑन हुआ है, ज्यूरिडिक्शन उसकी होगी, यानी पार्टी को, क्लेमेंट को, पेटिशनर को, कंप्लेनेंट को वहां जाके डालना पड़ेगा जहाँ पे चेक डिसऑन हुआ है। मान लो मेरा चेक है कलकत्ता में डिसऑन होगा, तो मैं दिल्ली से चल के कलकत्ता में जाऊँ और काफी केस ट्रांसफर कर देते। उसके बाद गवर्नमेंट यही थी, 17-18 की बात है, तो इस उन्होंने पलट दिया। अभी ज्यूरिडिक्शन जो है वो जहाँ दोनों जगह होनी चाहिए, जहाँ से जो उस बैंक के भी। तो कहने का मेरा सारांश ये है कि कानूनी तौर से बिल्कुल संवैधानिक और एक रीति रिवाज के लिए, हाँ, संवैधानिक तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने कहा। एक सवाल मेरा आपसे और ये है, अभी सवाल सुन लीजिए मेरा आपसे। इसके साथ साथ एक बात और बताऊं कि चैलेंज किया जा सकता है, ये बैन नहीं है, कोई बार नहीं है, इस अध्यादेश को भी चैलेंज किया जा सकता है। इसको अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की कई साइटेशंस पहले, उस साइटेशंस के तहत इसको भी चैलेंज किया जाता है, यानी उस साइटेशन का बेसिस, यानी इसको चैलेंज किया जा सकता है। पर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं सौम्य जी, चैलेंज किया जा सकता है, पर चैलेंज से अलग अब तस्वीर ये बन रही है
कि विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है, वो क्या इशारा कर रहा है? क्या ये तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश है, कांग्रेस को अलग थलग करने का प्रयास है, उससे हटकर एक नया ऐसा धड़ा, ऐसा संगठन बनाया जाए जो अपने आप में जो है जब चुनाव में अच्छा खासा वोट बैंक हासिल करके आ जाए तो अपने तरीके से चीजों को मैनेज करवाए और एक कांग्रेस पर दबाव बने, या फिर ऐसा दबाव बनाने का प्रयास कि कांग्रेस इनके मंच पर खुद आए? देखिए समझे जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आपको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चैलेंज होगा और दिल्ली सरकार के यानी केजरीवाल सरकार के फेवर में आ जाएगा। दो अध्यादेश आ गया और तब तक कानून नहीं बनता, तब तक वो चैलेंज किया जा सकता है। बट ज्यादातर उदाहरण ये है कि जिसमें सरकार के फेवर में नहीं आता, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता अमूमन। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां तक आपका जो सवाल है कांग्रेस का, देखिए जो आम आदमी पार्टी का इश्यू है, आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि हम राज्यसभा में इतना जुटा लें कि राज्यसभा में बिल पेश न हो पाए, लोकसभा में आराम से हो जाएगा। ये बिल गिर जाए और गिर के सरकार, एक तरह से बिल गिर जाता था, नैतिकता तो यहाँ तक होती है कि सरकार ही इसको डिजाइन करना पड़ता, कई उदाहरण है। लेकिन फजीती बहुत होती है, यानी एक मैंडेट बहुत ज्यादा, संदेश बहुत एक नेगेटिव जाता है जो सरकार का बिल गिर जाए। तो पहली बात तो ये सरकार ऐसी है, इसके को बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है गिनती के हिसाब से। गणित अगर देखते हैं तो एक दो पार्टी इन्होंने, जैसे टीएसआर है या बीजेडी है या और इक्की दुक्की छोटी पार्टियां, एक दिन के दो है, उनको इकट्ठा करके मेजोरिटी कर लेंगे। तो ये एक केजरीवाल की कोर्स। और सवाल ये है कि अगर कोई जो राजनीतिक विशेषज्ञ आप लोग या जो भी ये कहता है, इसको 2024 का एक ट्रायल देख लीजिए, जैसे केजरीवाल साहब भी करे, भावनात्मक दे रहे कि तो अगर ये इसको ट्रायल कर लेते हैं, ये एक सेमीफाइनल कर लेते हैं, वो सक्सेस नहीं होने वाला। अब एक छोटी सी बात देख लीजिए, बिल्कुल छोटी सी बात, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, कांग्रेस को बहुत अच्छा मैंडेट मिला, अच्छे वोट मिले, उसने क्या किया, एक छोटी पार्टी जो रीजनल पार्टी को उसको लिया है। बीजेपी के उतने ही वोट है, 36 या जितने भी है, एक्यूरेट नहीं जानने मेरे को, बट उतने ही वोट हैं जो वोट पिछली बार से कांग्रेस के आए, वो बीजेडी से आए, जेडीएस से, सॉरी जेडीएस से, कुमारपाई पार्टी से। तो इसको आप पार्टी को ये खतरा है कि कांग्रेस जो है, ये जैसे ही थोड़ी स्टैंड करेगी तो तुम्हारे वोट तो बोलेगी, बीजेपी के वोट दिल्ली में भी यथास्थित है। ये एक बहुत अहम बात आपने कही है सोमवीर जी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो वो ये है। तो अब आप देखिए कि एक वोट है, एक उसमें बीजेपी, सॉरी कांग्रेस और आम आदमी ने खाना है, तो कांग्रेस कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, ये बहुत अहम है। और इसी बात को लेकर मुझे लगता है सोमवीर जी की चंद्रमोहन जी भी इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई देखिए, आम आदमी पार्टी की छवि ऐसी है और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम कांग्रेस का ही वोट बैंक है। अथर जैदी साहब, आप लोग विपक्ष को साथ लाने का शमशेर जी, एक सेकंड में बीच में और बोलता हूँ, थोड़ी सी बात जल्दी से। जहाँ तक अध्यादेश का टाइमिंग और जो माहौल और एटमोस्फियर है, देखिए आज से अगर 5-6 महीने पहले अगर यही स्थिति होती, अध्यादेश लाना होता या ऑर्डर आ गया होता, और अगर यह अध्यादेश आता तो एक आम बुद्धिजीवी, आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार तो थोड़ा सा भी है, वो इसका समर्थन करता। लेकिन आज जो केजरीवाल सरकार की हालत है, 2-3 मिनिस्टर अंदर है, 2-3 जाने वाले, वो परसों कहावत कर रहे थे, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयारी है जेल में। तो कहने का मतलब मेरा ये कि आज स्थिति नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक के है कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री का एक पैर जेल में, एक बाहर है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि अब अव्यवस्था है दिल्ली में इस टाइम। ठीक है, अभी जो भावनात्मक चीजों को तैयार करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, वो एक चैलेंज है। जैदी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर सोमवीर जी ने साफ कहा, और ये अक्सर होता भी रहा है कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में होती, वहां आप लोग चुनाव लड़ते हैं। वो बात बोल भी गए चंद्रमोहन जी। तब ऐसे में आप लोग जिस अध्यादेश की बात कर रहे हैं और राज्यसभा में साथ लाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? आप तो नुकसान करते हैं कांग्रेस पार्टी को। क्यों चाहेगी कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के एक माहौल बने? देखिए, हमारे खिलाफ अध्यादेश आया, हमने उसको राज्यसभा में गिराने में बड़ी भूमिका निभाई, सबको साथ लेकर आए, तो ऐसी स्थिति क्यों बनने देगी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस पार्टी? देखिए, अब आम आदमी पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और वो भी देश में 2 स्टेट में मौजूदा सरकार चला रही है। हम गुजरात में चुनाव लड़े, वहां हमें 14% वोट पड़ा और 5 हमारे एमएलए भी जीत के आए हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, उसको संवैधानिक तरीके से पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब चंद्रमोहन शर्मा जी को ये लगता है कि हम उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम दिल्ली में जब पहली बार लड़े थे तो शायद कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो थे, उन्होंने ये कहा था
कि ये जो है ये बरसाती मेंढक हैं, जब बरसात चली जाएगी तो ये मेंढक अंदर चले जाएंगे। तो आज देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हुए अरविंद केजरीवाल। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, मैंने अभी फिर आपके शो में पहले भी ये बात कही थी कि ये संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको बचाने की लड़ाई है, उसमें हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं, कांग्रेस से भी हमारी अपील है, अगर कांग्रेस साथ आना चाहती है तो हम उनका संवैधानिक प्रक्रिया की बात आप कर रहे हैं, बात साफ तौर पर कह रहे हैं सोमवीर जी की, संवैधानिक तौर पर अध्यादेश लाया जा सकता है, पहले वैसा होता रहा है और आप लोग चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई ये सही नहीं है तो आप लोग तो विपक्ष को साथ चैलेंज तो हम करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अपील कर रहे हैं कांग्रेस से भी और दलों से भी कि आप हमारे साथ आइए, बाकी जो भी फैसला उनकी लीडरशिप लेगी वो उनका फैसला है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए एक सवाल मेरा चंद्रमोहन जी आपसे भी है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप लोग लगातार कहते आए कि जहां हम चुनाव लड़ते हैं वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचाते, लेकिन हर पार्टी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन जब जिस सत्ता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिस विपक्ष को हराने की बात हम कर रहे हैं, ऐसे हालात में तो साथ आने की बात होती है, पर सोमवीर जी को लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, विपक्ष साथ नहीं आएगा। देखिए, समान विचारधारा वाली पार्टियों का साथ तालमेल होगा, वो तालमेल होना जरूरी भी है और उस तालमेल के लिए हमारी जो अपनी इकाई है उससे भी पूरा विचार विमर्श होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा आज इस बात का है कि हम किस विचारधारा के अगेंस्ट खड़े हैं। अगर अब मैंने जो पहले वक्तव्य में कहा, आम आदमी पार्टी को अपने गिराबान में झांकना पड़ेगा। जो उनके बड़बोले नेताओं ने जो बयान दिया देते रहे कि कांग्रेस मुक्त होगी है, नहीं आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता चंद्रमोहन जी, अगर अध्यादेश जो है, बिल जो है वो गिर जाता है, पास नहीं होता है, तो उसमें आम आदमी पार्टी के कैसे छवि बनकर उभरेगी जो कांग्रेस पार्टी के लिए घातक हो सकती है? ये कहीं डर तो नहीं है कांग्रेस पार्टी? हम किसी डर के साथ नहीं जीते, हम अपने काम और अपने कर्म के साथ जीते हैं। कांग्रेस के हर वर्कर, कांग्रेस के हर नेता, डर हमारे पास नहीं है। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन विषय क्या है? कांग्रेस दिल्ली का यूनिट टेरिटोरी है, कोई पूर्ण राज्य का दर्जा है नहीं। जिस विषय की लड़ाई हो रही है, काम करने की अगर मंशा मुख्यमंत्री की है तो वो उसके साथ भी कर सकते थे, करा भी जा सकता था पहले। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो उपराज्यपाल के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो आपको सही लगता है क्या? उपराज्यपाल के पास ही होने चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार? देखिए, ये तो पहले भी रहा है शमशेर जी, इसके अंदर इसी के अंदर श्री दीक्षित जी भी रही, मदनलाल खुराना जी भी रहे, साहिब सिंह वर्मा भी रही, ये सब चीजें थी, होती थी। लेकिन आज का दौर दूसरा आ गया। आज का दौर एक ऐसा हो गया कि दो विचारधारा जो देश के अंदर चली, एक विचारधारा जो सबको साथ लेके चलना चाहती है, एक विचारधारा जो फिरका प्रस्ती पाके देश के अंदर अमन और भाईचारा तोड़ती है। क्या आम आदमी पार्टी किस विचारधारा के साथ खड़ी है, किस विचारधारा को साथ लेके चली? ठीक है, आप ये चाहते हैं कि पहले वो अपनी विचारधारा को स्पष्ट करें, रत्न का विरोध करना, उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सोचा जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, छोटा सा रिएक्शन कैप्टन आई सिंह भदौरिया से लेना चाहूंगा। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आपने तीनों को सुन लिया, सोमवीर शिवराणी जी बात कर रहे हैं और चंद्रमोहन जी को सुना, अत्तर जैदी साहब को आपने सुना, लेकिन अब स्थिति जो है वो इस प्रकार की है कि आप लोगों के सामने चैलेंज तो बहुत बड़ा नहीं है, पर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर किसी वजह से ये बिल वहां से पास नहीं होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे वक्त में ये बिल आया है और सियासत में जब मजबूत प्रतिद्वंदी को पटखनी देने की बात होती है तो जो कमजोर दल हैं, छोटे दल हैं, या फिर सब मिलकर एक साथ आ सकते हैं, तो आसान तो नहीं रहेगा आपके लिए। शमशेर जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आसान नहीं है, मगर ये बिल पास होगा। हमें मैं आश्वस्त हूँ इस पर कि ये बिल ऐसा नहीं कि रुकेगा, क्योंकि लोग जानते हैं केजरीवाल की राजनीति किस तरह की है। लोग नहीं जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता जानेंगे तो लोग नहीं सर। कहा था कि हम राजनीति में कैप्टन साहब लोग नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग करेंगे। सुनिए खत्म कर देंगे ये, हम राजनीति में एक मिनट, मैं तो स्वच्छता लाएंगे। हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, मगर आज 8 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं अपने मकान में, 4.5-5 लाख ये विस्तार से चर्चा हम करते रहेंगे, कौन कितने के मकान में रहता है, कौन कितने बड़े घर में रहता है, किसके पास कैसी गाड़ी, किसके पास बंगला है, तो जनता देख रही है। पर आप सभी का शुक्रिया, कैप्टन साहब, चंद्रमोहन जी, सोमवीर जी, अत्तर जैदी साहब, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। अब देखिए, बड़ी बहस इस बात पर जरूर छिड़ेगी कि जिस अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार आई है, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार फिर से उपराज्यपाल के पास चले गए हैं, लेकिन अब वो पास कैसे होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, 8 वोट ज्यादा चाहिए, 8 वोट और चाहिए, उनको कैसे जुटाएगी, किसको साथ लेकर आएगी। पर इसके साथ साथ परीक्षा विपक्ष की भी है, जो विपक्ष लगातार बीजेपी को उनकी नीतियों को लेकर घेरता रहा है, क्या वो सब लोग साथ आ जाएंगे?
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सभी विपक्ष वालों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक अहम कड़ी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के सामने एक चैलेंज ये है कि अगर वो साथ देती है आम आदमी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल ना बन जाए कि देश में देखिए आम आदमी पार्टी का अध्यादेश लेकर आए, माफ कीजिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए, लेकिन उसको गिराने में सबसे बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की रही। तो कांग्रेस के लिए आसान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए ये भी चुनौती है कि बीजेपी को किसी भी लिहाज से किसी मौके पर पटखनी दी जाए। पर दूसरी तरफ स्थितियां जो है देश में सियासी वो कैसी बनेंगी, क्या सारा विपक्ष इस अध्यादेश के खिलाफ साथ आएगा या नहीं आएगा, और अगर साथ आ भी जाता है ये अध्यादेश, ये बिल वहां से पास नहीं होता है, तो बीजेपी के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, इस पर हमें आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पर सियासत जरूर इस ऑर्डिनेंस पर गर्म हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।